ये आकाशवाणी आदिलाबाद है। महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ। आइए सुनते हैं एक परिचर्चा भारतीय सभ्यता की विशिष्ट परंपराओं के बारे में। अध्ययन कर रहे शोध विद्वान श्री रूपेश पांडे से। उनसे बात कर रहे हैं सुमनस्पति रेड्डी। 5 भागों में प्रसारित हो रहे इस परिचर्चा का ये 5वां भाग और अंतिम भाग है। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा रूपेश पांडे से। महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ। आधुनिक कॉरपोरेट संस्कृति ने, इसके पीछे विज्ञान और तकनीकी इन सब की 3-4 शताब्दियों का वो इतिहास भी है, पर जिस रूप उसने ले लिया है और जो रूप 1900 शताब्दी से बनते हुए आज और भयंकर आयामों में दिख रहा है, इस माहौल में हम भारतीय सभ्यता की अत्युत्तम चीज़ों को या सोच को फिर से समाज में लाएं और जो सबकी भलाई के लिए और सबकी खुशी के लिए, सचमुच की खुशी के लिए काम करें। तो ये काम किस तरह से हो सकता है, इसमें किस किस तरह से शोध करने की ज़रूरत है, किन किन दिशाओं से ये काम होना चाहिए, इसके लिए वो संसाधन किस तरह से मिल सकते हैं, इन सब के बारे में आपके साथ ये जो संवाद हो रहा है, इसके आखिरी भाग में हम बात करेंगे। रूपेश जी, देखिए, मैं अभी पहले जब बता रहा था आपको, तो मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि आज हम उस तरीके से कैसे सोच सकते हैं या उन चीज़ों को रिवाइव कैसे कर सकते हैं या क्या उस पद्धति से जिया जा सकता है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि क्या हम उस पुरानी पद्धति से उस जीवन शैली में जी सकते हैं क्या, जिसका उद्देश्य मानवता की लोक कल्याण है और प्रकृति की दोनों का संरक्षण है। तो मुझे लगता है कि ये जो कोविड-19 है, ये बड़ा भारी एक पीरियड है जिसमें बहुत प्रकार की समझ लोगों की ठीक हुई है। काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं एक अलग विषय है, लेकिन समझ बनी है। बहुत सी तरह की समझ के आगे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये भी बहुत सारे जो विज्ञान के नाम पर तथाकथित बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई थी, वो उनके आगे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। वो प्रश्नवाचक हो गए हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारे किसी काम के ही नहीं आ रहे हैं। आज वर्तमान का जो मेडिकल साइंस है वो तो हमारे किसी काम का नहीं आ रहा है, ये लोगों को दिखने लगा है। मतलब यहाँ तक लोगों को दिखने लगा है कि लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। उनको लग रहा है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि दवा नहीं है उसकी कोई कोविड की। लेकिन हो सकता है कि हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। ये एक दिमाग में आया है। तो ये मुझे लगता है ये केवल चिकित्सा का मामला नहीं है। दुनिया में अब इस बात पे बहस हो रही है। अब लोगों ने कोविड के साथ साथ रिसर्च शुरू कर दिए हैं कि जिनके पास सारे प्रकार के आधुनिक संसाधन है, यूरोप अमेरिका जैसे विशाल का है देशों के पास, वो भी डगमगा रहे हैं, वो हिल गए एकदम से, उन लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो उसकी कारण क्या है? तो उसके कारण ये भी है, लोगों को देखने में आ रहा है कि भाई जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आई कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता सही है वो बच जा रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम जिसका ठीक है, इम्यूनिटी पावर जिसकी ठीक है, वो बच रहा है। तो इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर खत्म कैसे हुआ है हमारा, ये अब उस पर बात करने लगे हैं। तो उसमें कोई दवा से इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ती है। दवा तो आपकी इम्यूनिटी कम हो गई तो उसको बैलेंस करती है। आपकी इम्यूनिटी तो आपके खान पान से आती है, आपके वातावरण से आती है। तो अब वो लोगों को दिखने लगा है कि भारत में इसलिए लोग नहीं मरे क्योंकि इनका खान पान अभी भी बहुत बचा हुआ है। भारतीय खान पान में, भोजन में, भारतीय अनाजों के उत्पादन में पेस्टिसाइड, रसायन, खाद, इनका प्रयोग बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। बहुत से इलाकों में अभी बहुत कम है अभी भी। दूसरा ये अभी भी अपने तरीके के देशज मोटे अनाजों पर अभी ऐसे नहीं है कि एकदम से खत्म हो गए हैं, एकदम से हॉट डॉग और बर्गर और पिज्ज़ा पे डिपेंड है, ऐसी सोसाइटी नहीं है। रोज़ ताज़ा खाना खाना, इस प्रकार की सोसाइटी। तो वो जो समाज की संरचना है जिसमें खाने पीने से लेकर के रहना सहना ये सब है, ये बहस के केंद्र में आ गया है। ये जो बहस जिस पर नहीं होती थी, जिस रहन सहन को पिछड़ा माना लिया गया था, ऐसा रहेंगे तो पिछड़े कहलाएंगे जी, तो वो सब अब बहस के केंद्र में आ गया। और मुझे लगता है कि ये बहस चलेगी। आपको लगता है जितना ज्यादा दबाव बनाएगी और ये चलेगी, क्योंकि देखिए कुछ चीजें आदमी नहीं चलाता, परिस्थितियां चलाती है। अब जैसे बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई है,
चाहे वो मेडिकल साइंस के क्षेत्रों में हो या चाहे और इंडस्ट्रियल इनोवेशंस हो। ये सब तो युद्ध के बाद हुए हैं। जी। तो युद्ध के बाद उसी प्रकार से ये आपदाओं के बाद बहुत सारे इनोवेशंस होते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच सभी इस बात के लिए भी इंतजार कर रहे हैं कि चलो भाई कोई वैक्सीन आ जाए और इन सब से पिंड छूटे। शायद इस तरह के सोचने से भी हमारा पिंड छूटे, ये नहीं है क्या? नहीं, ऐसा मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वैक्सीन ऑक्सीन को लेकर के मैं फिर कहूंगा कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। वैक्सीन भी आएगी, ठीक है, उसको भी एक दवाई की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन आएगा तो ये मत समझिए कि सभी इससे सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ, ये भी कह रहे हैं। तो आपको सुरक्षित रहने के लिए, आपको अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए तो आपके अपने खान पान जीवन शैली पे ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैसे वो बहुत आसान सी बात है, अगर आपकी जीवन शैली में वो उस तरह के तरीके हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर आज उसके लिए तो बस इतने जोर के साथ, इतने श्रम के साथ, जैसे हाँ, ऐसा पूरी बता दिया पूरी जाता है कि जिंदगी बहुत को कठिन है। दांव पे लगाकर आपको अच्छी चीजें सीखनी पड़ रही हैं। हाँ, मतलब ऐसा बता दिया जाता है कि कोई भारतीय जीवन शैली ऐसी चीज है जिसको करने में बहुत कठिन काम है। हाँ, बहुत परेशानी है। तो आप जैसे लगेगा कि आपको सब काम छोड़ के केवल वही काम कर, अरे जीते जीते सामान्य तरीके से जो जीना है वही भारतीय जीवन शैली है। अरे भाई, सुबह उठ करके अगर सूर्य का आपको प्रकाश मिल जाए, थोड़ी धूप मिल जाए, तो आपको विटामिन डी मिल जाएगी भाई। आप थोड़ा सा नींबू पानी ले लेंगे तो आपको विटामिन सी मिल जाएगी भाई। तो ये सब चीजें, तो आप इसमें कौन सा परिश्रम लगना है? और परिश्रम नहीं करेंगे, आज अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे अपने हाथ से, अपने पैरों से परिश्रम नहीं करेंगे, अपने हाथ से श्रम नहीं करेंगे, तो डॉक्टर बताएगा तो जिम खाने में जाके आप परिश्रम करने लगेंगे। जी। तो आप ये वेट उठाइए, अरे भाई उतना घर में कर लो काम कुछ। अभी मैं आपको रिसेंटली एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। अभी 1-1.5-2 महीने पहले हमारे एक मित्र के परिवार में बच्चा पैदा हुआ, बिटिया पैदा हुई उनको। तो उनकी माताजी ने अपनी बहू को कुछ नहीं किया, उन्होंने एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई। सामान्य रूप से आजकल नॉर्मल डिलीवरी लोग नहीं कराते हैं डिलीवरी हॉस्पिटल्स में। जी। बच्ची भी कमजोर थी, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बड़ा संकट था कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उनकी माताजी ने कुछ नहीं किया। उनके घर में जो आटा पीसने की चक्की थी पुरानी वाली, वो सारे काम उन्होंने अपनी बहू से कराना शुरू किया। चक्की पिसवाई? हाँ, चक्की पिसवाई। प्रसव से पहले उन्होंने, बच्चा पैदा होने से पहले 1-2 महीने खूब चक्की पे चलवाई। तो उससे उसका पेट ढीला हो गया, बहुत आराम से बच्चा हो गया। अब इतना श्रम करने में हमारा क्या जाता है? न इसमें पैसा लगना है, ना कुछ। टीवी दिन भर बैठ के देखने से, मोबाइल में फेसबुक देखने से नहीं, पर मानस जिस तरह के दबाव में है, मानस को लगता है ये- कि यही कौन सी मुझे- चीज करने लायक है। नहीं, मुझे यही कहना है, इसमें सही गलत का थोड़ा सा भाव देख करके, अच्छा बुरा, हमारे लिए क्या अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा तो ठीक है, हम अपने लिए क्या अच्छा देख पाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में एक नए प्रकार की शोध की ज़रूरत है। शोध की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ बताने की ज़रूरत है, हिम्मत से। अभी तो लोग बताने से डरते हैं। हाँ, तो बताने की बात हुई तो बताने वाले, दूसरी चीज बताने वाले भी बहुत से लोग हैं। वो बहुत बड़ा तंत्र है, वो बड़ा भारी advertising का तंत्र है। तो जब तक कोरोना है और इससे बीमारी से मरने की आशंका है या उसका डर है, तो लोग डरे रहेंगे। तो कुछ दूसरी बात भी सुननी पड़ेगी, उनको सुनेंगे। पर जब ये डर थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर उनको उसकी आवश्यकता उतनी लगेगी नहीं। और दूसरी तरफ जो जिस तरह के तंत्र ने इस मानस को बदला है, वो तंत्र तो छाया हुआ है, वो तो गया नहीं। कोरोना के आने से उसकी हालत तो कोई फीकी हुई नहीं, वो फिर आ जाएगा और जोरों से आ देखिए, जाएगा। 6 साल में भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात करती थी, या आरएसएस के लोग स्वदेशी की बात करते थे। इससे पहले भी सरकार में थे। और ये जो सरकार 2019 के बाद है, ये सरकार पहले भी 5 साल रही है, 2014 से 19 तक। लेकिन तब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कहा था। आज ये आत्मनिर्भर भारत की बात कहने के लिए मजबूर हो गए हैं, अगर क्योंकि इनको अब समझ में आ गया है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, वो तो कह रहे हैं। और कोरोना के ठीक है। समय, और क्योंकि वो बात ये कोरोना के समय में भी कह रहे हैं, इसलिए उनकी बात को लोग कुछ मूल्य दे रहे हैं। नहीं, दूसरा ये है, इसमें से जो चीज़ निकलती है, इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं कि ये कोई केवल इंडस्ट्रियल बात नहीं है कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, क्योंकि आत्मनिर्भरता केवल इंडस्ट्री में नहीं होती है, प्रोडक्ट में नहीं होती है, बाजार में वैचारिक रूप से पहले होती है। नहीं, वो तो हर प्रांत के लिए, हर देश के लिए भी, हर जगह जीने और वालों सबके के लिए होगी, लिए जरूरी चीज हाँ, है। सबके लिए है। तो जैसे जैसे आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, अपने संसाधनों पे आपकी ज़रूरत बढ़ेगी, अपने लोगों के, तो ये लोगों के साथ डायलॉग भी शुरू होगा। ऐसा तो है नहीं कि आत्मनिर्भरता कोई कंपनी आपको दे दी, केवल ब्रांड दे देगी, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, मतलब वैचारिक तरीके से या फिर पॉलिसी के ढंग से 2-3 बातें ये कह लें, ये तो हो रहा है। पर जो असली फ़र्क आना है, जिस रास्ते पे चलना है और चले बिना फिर से अच्छी ज़िंदगी या अच्छा समाज या अच्छी समझ आएगी नहीं, अच्छी सभ्यता आएगी नहीं, उसके विरोध में, उसको रोकने वाला, उस तरफ ना जाने से अनेक तरह के झांसे देकर, प्रलोभ देकर आपको रोकने वाला जो तंत्र है,
जिसकी छत्र छाया में हम जीते आ रहे हैं 2-3 शताब्दियों से, और 20-30 साल से तो पूरी तरह से ये बहुत तेजी से, बहुत तेजी छाया हुआ है, और हर जगह, हर गांव, हर गरीब, हर आदिवासी समाज की हर झोंपड़ी तक पहुंच गया है। सब जगह पहुंचा है। हाँ, तो इससे जूझने का जो सवाल है, इस सब के लिए जो जरूरी है वो पुरानी भारतीय सभ्यता या उसकी समझ में मिल जाएंगे। निश्चित रूप से मिलेगी। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, और यही गांधी कहते रहे, यही धर्मपाल जी ने अपनी पूरी राइटिंग्स में लिखी है, पढ़ी है, और यही गुरु जी बताते थे कि भाई गलत रास्ते पे, गुरुजी यानी गुरुजी रविंद्र शर्मा, रविंद्र शर्मा बताते थे ये, आदिलाबाद के। हाँ, कि भाई देखो ये ठीक है, हमने कुछ चीजें अपना लिया, किसी परिस्थिति में किसी कारण से अपना लिया। दो चीजें होती है, एक तो हमने किसी चीज को बहुत अच्छा समझ करके अपना लिया, और दूसरा किसी चीज को हमने मजबूरी में अपना लिया। मजबूरी में अपनाई हुई चीज को कभी भी छोड़ा जा सकता है, और अच्छा समझ करके अपनाई चीज को हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो हमने ये जितनी चीजें अपनाई हैं, इसमें से ज्यादातर तो हम मजबूरी में हमने अपनाई है, तो इसको कभी भी छोड़ा जा सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए, समझदार लोगों ने और ज्ञानियों ने, शोधकर्ताओं ने जो कोशिश की, उससे तो उतना फल नहीं मिला, पर करुणा ने हर चीज के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि तुम लोग किस तरह जी रहे हो, क्यों जी रहे हो, ऐसा जीना जरूरी है क्या? ये सब तो सवाल खड़े तो कर दिए हैं, पर अब आगे क्या क्या किया जा सकता है? बहुत बड़ा बदलाव तो आना चाहिए, ये समझ तो आ गई है बहुत से लोगों में, पर इस समझ को बढ़ाने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए, और उसको जड़ें देकर हर जगह में उसके पौधे या उसके बीज फिर से उग सकें, ये काम करने के लिए किस किस प्रक्रियाओं से और किस किस तरह के व्यूहों से हमको काम करना पड़ेगा, ये आपने भारतीय सभ्यता के बारे में गांधी, धर्मपाल जी और गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की बातें सुनकर, उनका अध्ययन करके आपने जिन निष्कर्षों पे आप इससे पहले पहुंच चुके थे, उनसे क्या आपको मार्गदर्शन जैसा या नए रास्ते दिख रहे हैं? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि सभ्यता और संस्कृति के जो बीज हैं, उनके संरक्षण का सबसे बड़ा काम इस समय होना चाहिए। क्योंकि वो अगर एक बार बचे रहेंगे, जैसे बहुत सारे पुराने ग्रंथ हमारे बचे हैं, शास्त्र बचे हैं, तो आज हम कुछ कह पा रहे हैं कि नहीं, हम तो ये सब किए हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे खेती के क्षेत्र में हो। तो सभ्यता संस्कृति के जो बीज हैं, उनका संरक्षण हो। मुख्यतः जो चीजें किताबों में हैं वो तो हैं, खैर उनका तो अध्ययन किया जाएगा, पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में थी, जो समाज में थे, जो चीजें अभी 20-30 साल पहले तक थी, उन बीजों को बचाने की जरूरत, उन बीजों को भी बचाने की जरूरत है। साथ में अब देखिए, लोग कहने लगे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ताकत लगा के कहने की चीजें, जिनको वैज्ञानिकता और अवैज्ञानिकता के नाम पर कुछ चीजों को, कुछ बहुत अच्छी चीजों को पिछड़ा बता दिया गया या गैर जरूरी बता दिया गया, तो मुझे लगता है कि अब उन चीजों को हमको नए सिरे से परिभाषित करके और फिर से बताना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए जरूरी है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से कर रहे हैं, हमको अपनी परिस्थिति के हिसाब से जीना है। हाँ, इन सब में अच्छी समझ को, जो परंपरागत समझ है जिसके आधार पर लोग जी रहे थे और अच्छी तरह से जी रहे थे, उस समझ को एकदम मुश्किल में डालकर, उस समझ को नकारने वाली चीज़ जो ये है कि आधुनिक तंत्र कुछ ऐसे भाव लाता है, कुछ ऐसी सोच लाता है कि वो उन पुरानी चीज़ों को आउट ऑफ फैशन, कि भाई इनका ज़माना हो गया, ख़त्म हो गया, अब उस तरह जी नहीं सकते, आज का ज़माना अलग है, आपको खुशी से या स्टाइल से या दूसरे लोग आपकी वाहवाही करें तो आपको इनको छोड़ना ही है, अब इनका काम हो चुका है। तो ये जो जिस तरह का एक अजीब सा नया अंधापन या बहरापन या ना देख पाने की क्षमता जो आती है इस तंत्र से, उससे सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए ना। लड़ाई उसी से है। और मैं आपको एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आपने भी देखा होगा और हम लोगों ने बचपन में भी देखा है, जिसकी पैंट फटी होती थी तो बड़ा बेचारा शर्मिंदा होता था, मेरी पैंट फटी, या उसको क्योंकि लोग उसको गरीब मान लेंगे या कुछ और मान लेंगे। आज अच्छी अच्छी पैंट फाड़ करके लोग फैशन में घूम रहे हैं। अब आप उसको फैशन के नाम पे कहिए, लेकिन आपने अपनी पैंट तो फाड़ डाली है। तो आपको अपनी फैशन में ही सही, लेकिन नहीं, पर आप उसके ऊपर जो मूल्य डालते हैं, उसके ऊपर जिस तरह का आप भाव उस पे थोपते हैं कि ये फाड़ने से आप कुछ विशेष, हाँ विशेष, तो आप हमने क्या है, पागलपने को ही विशेषता मान ली है। मेरा ऐसा मानना है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ भी करके लौटेंगे तो उसी रास्ते पे। आप उसको फैशन के नाम पे पैंट फाड़िए, या फट गई है पैंट तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन लौटेंगे तो आप पुराने रास्ते पे ही। क्योंकि मनुष्य भी तो, आदमी जो है, अभी तो मैं अगर बाजार की बात करूँ, बाजार घूम फिर कर वहीं जाता है,
देखिए ना, आप 25-30 साल पुरानी जो चीजें थी धीरे धीरे फिर लौट के आ रही हैं, किसी और नाम से आ रही हैं। मेहंदी हमारे घर में महिलाएं लगा लेती थी, बहुत सारी बड़ी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत डिजाइनें बनाती थी। अब उसके इंस्टीट्यूट खुल गए हैं मेहंदी सिखाने के जो है, तो क्या उसमें कुछ कोई खास नई चीज नहीं, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट खुल गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास उसका कोई रास्ता नहीं है, कि बाजार के पास भी कोई विकल्प नहीं। बाजार सिर्फ ये कर रहा है कि उसमें थोड़ा सा अपसंस्कृति बढ़ा रहा है, बाजार उसमें अपसंस्कृति ला रहा है, और उसमें मुनाफे कमाने वालों को, उसमें कमाई देखता है बाजार। बात बस इतनी है, वो हम समाज में ले आए वापस, वो हम अपने समुदाय में वापस ले आए कि नहीं, हमको ये इसमें बाजार की जरूरत नहीं है। किन कामों में बाजार की जरूरत है, किन कामों में बाजार की जरूरत नहीं है, एक बार ये वाली बहस ठीक ठीक पर चल गई। बाजार यानी बड़े उद्योग या बड़ी हाँ, संस्थाएं। मेरा मानना यह है कि जो काम लोग खुद कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के बाहरी तत्वों की, किसी भी प्रकार के बाहरी एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जो है वही आत्मनिर्भरता भी है। और आत्मनिर्भरता कुछ नहीं होती है। आत्मनिर्भरता ये है कि हमको किसी प्रकार के बाहर के तंत्र की जरूरत नहीं है। हमारे रोटी के लिए, हमारे कपड़े के लिए, हमारी खेती के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे मंदिर के लिए, हमारी पाठशाला के लिए हमको बाहर से क्यों डिपेंड होना है? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये असली आर्थिक समझ भी है। यही आर्थिक समझ है, यही भारत की समझ है, यही गांधी की समझ है। इसी को गांधी कह रहे हैं, इसी को धर्मपाल बता रहे हैं, इसी को रविंद्र शर्मा गुरुजी बता रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही बात है। लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब अम्बेडकर के आर्थिक पक्ष को, आज तक उनके आर्थिक चिंतन को किसी ने उठा करके नहीं देखा। अच्छा, इसकी भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन में तो कभी आज तक किसी ने बात ही नहीं किया। संक्षेप में आप बता पाएंगे? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर विशुद्ध रूप से ट्रेडिशनल आर्थिक इकोनॉमिक्स की बात करते थे, और लोगों को जिस व्यवस्था में, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकता है, वो उसकी बात करते। तो और वो हमारा ट्रेडिशनल तरीका ही है, जिसमें बड़े कारखानों के लिए, जिसकी बात गुरुजी रविंद्र सर का, बड़े कारखानों के लिए कोई जगह नहीं। और बड़े कारखानों की इकोनॉमिक्स को बाबा साहब भी उसको डिनाई करते थे। ये बात ज्यादा नहीं है जनमानस में। ये तो क्या है कि ये तो आजकल तो जनमानस राजनीति से बनता है। सोशल मीडिया वगैरह भी राजनीति की ही बात करते हैं। तो जो जनमानस बनाने का काम है वो पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स के तरीके बदल गए हैं। तो इस नाते से ये सब बातें नहीं है, लेकिन ये बातें होनी चाहिए। तो अच्छी समझ लाने के लिए आपने सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया और इस तरह मास मीडिया जो भी है, जो नए तंत्र हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों की समझ बनाने के काम आने वाले, जिनको ज़्यादातर बिगाड़ने में अब तक इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सब का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, या उनको अलग रख के ही करना आपको नहीं, अच्छा देखिए, लगता अब है? जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं, लेकिन अब पूर्णिमा तक चलेगा ये। इतने मैंने फोटोज और प्रोग्राम्स और दुनिया भर की सारी चीज़ें देखी, और केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में। ऑस्ट्रेलिया में लोग रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, वो भी तुलसी विवाह कर रहे हैं। भारत मूल के लोग जी। हाँ, क्यों कर रहे हैं भाई? कहीं कहीं उनको अपने अंदर वो कमी महसूस हो रही है कि हमसे कुछ छूट गया है जी। तो वो जो छूटा हुआ है उसको पाने की जो ललक है वो बाजार नहीं दे सकता है, और वो छूटा बाजार की वजह से, ये नए आधुनिकता की वजह से छूटा है। तो वो चीजें अब हमको फिर से देखें, तो सोशल मीडिया ये काम भी कर रहा है साथ साथ। हाँ। सोशल मीडिया ने काढ़ा बनाने के इतने प्रकार बता दिए कोरोना में कि लोग घर में बैठ के काढ़ा बनाने लगे। हाँ हाँ। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया, वो तो मीडिया है ना, उसका उपयोग तो आदमी को करना है, पर वो किसके हाथ में है ये भी तो है ना। कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसा कहता हूं कि अगर 150 लोग खड़े हो जाएंगे ढंग से, तो वही लोग नए तरीके से उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। ये तो तंत्र के इस्तेमाल की बात है। तो फिर उस तरह के लोग चाहिए, उस तरह काम लोग करने बन रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है कि इसी आधुनिक तंत्र में से निकले हुए पढ़े बड़े लोग भी अब पुरानी चीजों की बात करने लगे। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। तो कोरोना ने एक तरह से एक तेजी ला दी है मैं तो मानता हूँ कि कोरोना ने सभ्यतागत जो विमर्श रहा है, सभ्यतागत विमर्श जो रहा है, जो चर्चा रही है, जो डायलॉग्स चलते रहे दुनिया भर में, उस डायलॉग्स को बढ़ा दिया है। क्योंकि ये विशुद्ध रूप से सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स है, ये कोई मेडिकल साइंस की डिस्कोर्स नहीं है। कोरोना कोई इकोनॉमिक्स की डिस्कोर्स नहीं है, ये सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा है। हम कैसी सभ्यता में रहेंगे तो किस प्रकार के हमारे साथ हमारे पास गुण अवगुण आएंगे, ये हम कैसी सभ्यता में जिएंगे तो हमारा जीवन कैसा चलेगा, ये उसका डायलॉग है। क्योंकि इस तरह का थोड़ा सा माहौल बन गया है, इसलिए आप शायद पहले से ज़्यादा आशावादी हो गए हैं 5-6 महीनों में। जी, बहुत ज़्यादा आशावादी। पर बहुत दिशाओं से इस अच्छी सभ्यता को पूरी दुनिया में लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो और कहाँ कहाँ कोशिश होनी चाहिए, कहाँ कहाँ संसाधन लाने की ज़रूरत है, शोध किस तरह से होना चाहिए, जो आधुनिक वैज्ञानिक या तकनीकी शोध की व्यवस्थाएं हैं दुनिया भर में, इस नए तरीके के काम में उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है।
इन सब के बारे में आपके विचार? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, कोई तंत्र नया बना हो या पुराना बना हो, वो सब का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो एक तंत्र है। तो इस नाते से उसमें कोई थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, किसी तंत्र की थोड़ी कमजोरी हो सकती है, किसी तंत्र की कोई एडवांस तंत्र हो सकता है। तो वो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तंत्र का इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है, वो आधुनिक हो या प्राचीन हो या पुराना हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मूल बात जो है कि किस दिशा में काम करने की है। तो मुझे लगता है कि राजनीति की बजाय समाज को सभ्यतागत दृष्टि से बातचीत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ राजनीति पे ज़रा ज़्यादा बात होने लगी है, और हम लोगों ने एक मान लिया है कि राजनीति ही सब कुछ हमारा है। राजनीति के को ही हमने जीवन का अपना केंद्र बिंदु मान लिया है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं रहा है। शासन सत्ता कभी हमारा केंद्र बिंदु नहीं रहा है। समाज हमारा केंद्र बिंदु रहा है, सभ्यता रही है हमारा, लोगों का जीवन केंद्र बिंदु रहा है। आज उस पर बातचीत करने की या उसके हिसाब से शास्त्र बनाने की बात, या उस पर लिखे गए शास्त्र जो हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको सामने लाने की बात, ये जरा कम हो रही थी। मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत शुरू होने की गुंजाइश बन गई है। हाँ, तो उस तरफ विमर्श और आलोचना की बहुत जरूरत है। उस तरफ के विमर्श की जरूरत बहुत ज़्यादा हो गई है कि एक सभ्यतागत, सामाजिक, माने राजनीतिक संदर्भों से हट करके लोगों के जीवन पे बात करना, लोगों की समझ पे बात करना, लोगों के सामर्थ्य पे बात करना, महिलाओं के सामर्थ्य पे बात करना, महिलाओं की तमाम प्रकार की दूसरी चर्चा होती है, और समाज में जो शोषण हाँ, है उसकी बात करना, तो उस पे बात करना ये ज़्यादा जरूरी है कि भाई हम कला और संस्कृति की बात हाँ, करें। हम इस पे चर्चा करेंगे, ये हमारे सामने नए रास्ते प्रस्तुत कर देंगे। अभी हम राजनीति पे बहस कर रहे हैं तो राजनीति से ही रास्ता खोज रहे हैं, और उसके पास कोई रास्ता है नहीं। बहुत सुंदर, आपने तो एक नई तरह के आयाम पे इस चर्चा को लाके खड़ा कर दिया है इस आखिरी अंतिम भाग में। मैं अपनी एक उत्तर भारत में एक कहावत चलती है, उसको बता करके अपनी बात समाप्त करता हूँ जी। बड़ी मजेदार कहावत है, और छोटी सी कहावत लेकिन बड़ी गहरी समझ देती है, और वो बड़ी सभ्यतागत समझ देती है। तो हमको उसमें से बहुत सारे रास्ते निकल जाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर में खाना बाहर पखाना। अच्छा, तो यानी खाना जो है वो घर में खाओ, घर का, और पायखाना यानी संडास जो है, शौच जो है, वो बाहर जाना चाहिए। अब ये हमारी पूरी डिजाइन बदल गई है। अब सारे संडास हमारे घर में आ गए हैं और खाना हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि हम स्वस्थ भी रहेंगे। ये दोनों नहीं चलता है। आपकी बात कहीं ऐसे तो ना हो जाए कि स्वच्छ भारत नहीं, बिल्कुल अभियान नहीं के विरोध में जाए? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। इसकी डिजाइन समझने की जरूरत है। अब हमको मान लीजिए शौचालय घर में बनाना है, तो कहाँ बनाना है, कैसा, घर के हर कमरे में शौचालय नहीं बना देना चाहिए, बेडरूम के साथ भी और ड्राइंग रूम के साथ भी और उसके साथ भी। यह तो स्वच्छ भारत अभियान क्या स्वास्थ्य भारत को खराब करने का है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर उतनी जगह होनी चाहिए, फ्लैट्स में रहें तो कैसे करें? यही सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जो कहावत ये कहती है, ये तो कहावत दो चीज़ों पे भले ही डिपेंड है, खाने और पकाने पे, लेकिन ये पूरी तरीके से सभ्यतागत है कि हमने जो डिज़ाइनें बदल दी अपने जीवन की, हम कहाँ रह रहे हैं, जीवन शैली की जो डिज़ाइन बदल गई है पूरी हमारी, जिसमें रहना खाना सब कुछ था, कोई एक चीज़ नहीं। आज हमारे घर में सूरज का प्रकाश नहीं आता है। हम पराली से पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो एयर कंडीशन लगा उससे पर्यावरण कितना नुकसान है उसकी बात ही नहीं करते। हमको लगता है ये प्रोग्रेसिव है, ये किसी और को करना चाहिए, ये किसी और को करना है, हमको नहीं करना है। हमको पराली, किसान जो पुआल जला रहा है साल भर में एक बार जला रहा है पराली, और उस पर सरकारें, बहुत दुनिया भर की सरकारें जो उस पर विज्ञापन खर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है कि हमारे अपने व्यवस्था सभ्यता में जो हमारी सोच की, हमारे जीवन की जो डिजाइन बदल गई है, मुख्य बात वो है, वहां से ही हमको रास्ता मिलेगा। जी। एक बात इसमें मैं जोड़ दूं कि इसका प्रचार तो बहुत होता है कि आप बाजार जाएं तो कपड़े का थैला इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के थैले का मत इस्तेमाल करें। वो बात ठीक है, पर उससे बहुत हजार गुना प्लास्टिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात नहीं होती। हम पॉलिथीन के केवल सिर्फ रोकने की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक के नाम पे हम पॉलिथीन रोकने की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये जरूरी है, पर उससे बड़ी वो चीजों की बात नहीं लेकिन कर रहे दुनिया भर का प्लास्टिक बाकी चीजों में इस्तेमाल है घर में, वो हम नहीं रोक पा रहे हैं। तो जो मैंने उस समय कही थी बात उसी तरीके से, तो ये डिजाइन का सवाल है। तो हम अपनी डिजाइन, मानस की भी डिजाइन, जीने की भी डिजाइन और बाकी चीजों की भी डिजाइन पे काम करना शुरू करेंगे, डिजाइन बदलना शुरू करेंगे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, समाज भी स्वस्थ रहेगा। आदिलाबाद के कलाश्रम के स्थापक गुरु रविंद्र शर्मा जी भी यही बात कहते थे, डिजाइन की बात। तो उसी डिजाइन की बात पे आपने इस बहुभागीय परिचर्चा, हम दोनों का संवाद, जिसमें आपसे बहुत सी चीज़ें जानने का मौका मिला, गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की बात से इसका समापन होना भी बहुत सही है। धन्यवाद रूपेश जी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्री रूपेश पांडे से इस परिचर्चा का ये 5वां भाग और अंतिम भाग है। महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ,
रूपेश पांडे से बात कर रहे थे सुमनस्पति रेड्डी। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనసు నిండా